दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। मैं यहाँ पे मेरे सुबह की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेबस पढ़ती हूँ। पहले कभी कभार सिलेबस नहीं भी पढ़ती थी, बट अब मैं एक रूटीन में डाल दी हूँ कि मुझे जैसे पेपर 1 और पेपर 2 अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो इनका पूरा सिलेबस, चाहे वो पार्ट, अगर मैं पढ़ रही हूँ पार्ट ए, लेकिन मुझे पार्ट बी का भी सिलेबस पढ़ना है, तो वैसे पेपर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, और पेपर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों का सिलेबस मैं पूरा पढ़ रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्या होता है ना, पहले मैं ऐसे पढ़ती थी कि अगर मैं यूनिट 2 पढ़ रही हूँ तो सिर्फ यूनिट 2 का ही सिलेबस पढ़ती थी, और फिर जब जैसे चलता था वैसे पढ़ती थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको मतलब पूरा पढ़ना चाहिए, चाहे आप वो यूनिट पढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपको याद नहीं रहता है कि इतिहास में कितने सारे टॉपिक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मानिए इतिहास का यूनिट 2 मेरा हो गया है, तो मैं उसको पहले सिलेबस पढ़ी, उसके बाद फिर मैं स्विच कर गई समाजशास्त्र में, फिर वहाँ पे मैं कुछ यूनिट पढ़ी, फिर सोशियोलॉजी के बाद चली गई उद्यमिता में, या फिर हिंदी में चली गई, फिर प्रीलिम्स पढ़ने लग गई। तो ऐसे में क्या होता है ना कि यूनिट 2 तो मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर पूरा सिलेबस को मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर अगर इतिहास का मैं पूरा अगर ये करूँ कि मेरा कितना सिलेबस है, तो उसका आइडिया नहीं लगता। तो उसका यही रीज़न है, क्योंकि मैं यूनिट वाइज पढ़ती हूँ, तो अब मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस एक बार पढ़ना चाहिए। पूरा सिलेबस मतलब ऐसा नहीं पेपर 1 2 3 4 5 6 सब नहीं, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि सुबह के आधे घंटे या 40 मिनट तो आप फिर वही सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैं अभी डेली रूटीन में मेरा फिक्स है कि मैं 15 मिनट से 20 मिनट के बीच, मेरे को इतना टाइम लगता है, मैं पेपर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट ए, पार्ट बी, और पेपर 5 जो कि हिंदी है, इतना मैं सिलेबस पढ़ती हूँ। जहाँ यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि मैं सिलेबस, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पेपर 5 मैं पढ़ी हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये मैं डेली बेसिस पे स्टार्ट की हूँ पढ़ने के लिए। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जहाँ पे मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम लिए हैं, वहाँ पे सर हम लोगों को अभी सोशियोलॉजी का क्लास करवा रहे हैं, और फिर साथ में मेरा हिस्ट्री भी चल रहा है। तो ये 2 पेपर तो चल ही रहा है, साथ में कभी कभी हिंदी की भी क्लासेस होती है। तो मुझे सिलेबस पूरा आइडिया होना चाहिए कि ये पेपर में पूरा कितना सिलेबस है, क्योंकि आप बस यूनिट वाइज अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि इस सब्जेक्ट में कितना यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये परीक्षा धाम की बुक है, और यहाँ पे मैं ये पढ़ रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मतलब कमेंट करे कि अभी परीक्षा धाम क्यों पढ़े, तो मेरा इस बार का स्ट्रैटेजी यही है कि मुझे एमपी जीके को नहीं छोड़ना है। चाहे ये मैं परीक्षा धाम की बुक जो है वो हर सैटरडे संडे, ऐसे 2 दिन मैंने फ़िक्स कर दिया। तो पहले जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने फ़िक्स तो नहीं किया था, लेकिन हाँ अब मैंने फ़िक्स कर दिया कि मैं हर सैटरडे संडे को जो है वो एमपी जीके ही पढ़ूँगी। एमपी जीके मतलब हर दिन मैं क्या करती हूँ, जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मैं अगले दिन रिवाइज़ करती हूँ। तो अब सैटरडे संडे के दिन क्या होगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एमपी जीके की ही जो है वो बुक को पढ़ूँगी। उससे क्या होगा, क्योंकि एमपी जीके जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि पूरे साल हम मेंस का पढ़ते रहते हैं, जैसे परीक्षा धाम का भी जो बुक है वो मैं लास्ट ईयर या हमेशा से वैसे पढ़ी कि जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तब हम परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं। बाकी पूरे साल हम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स का है ऐसा सोच करके हम नहीं पढ़ते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब जैसे अभी मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे सब याद है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने नोट्स बनाए हैं या जो भी चीज़ है, तो वो साइड में, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने साइड में लिख करके रखी हूँ, तो वो रिकॉल होता रहता है, उसको देखो तो। लेकिन एकदम से आप ऐसा करते हैं कि मेंस के जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय परीक्षा धाम की बुक को साइड कर दो, उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर नोटिफिकेशन आता है या प्रीलिम्स का आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर एमपी जीके की बुक उठाते हैं, तो वो फिर ऐसा लगता है पढ़ा पढ़ा सा तो है लेकिन याद नहीं है, और फिर आप ज़्यादा फोकस अपने 10 यूनिट पे करते हो। और परीक्षा धाम की बुक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है एमपी की जीके के लिए और प्रीलिम्स के लिए, तो उस बुक को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना सिलेबस पूरा करना रहता है। ऐसे तो प्रीलिम्स में यूनिट 2 4
और थोड़ा 5 थोड़ा 6 और फिर ना ये 9 नहीं 10 जो है वो जनजाति वाली, वो ये सब जो है वो एमपीजीके से ही होगी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम उनके स्पेसिफिक निर्माण की परीक्षा धाम की बुक उठा लेते हैं तो हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन एमपीजीके की ये बुक जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको हम साइड कर देते हैं। तो 2026 का अटैम्प्ट तो मैं नहीं दी, लेकिन 2025 का तो मैं अटैम्प्ट दी थी। तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि मेरा जो परीक्षा धाम है ये भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, और मतलब जो बाकी के 10 यूनिट थे वो भी मेरे बहुत अच्छे से हुए थे। तो जो भी है, और इसकी वजह से मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि एमपीजी के बहुत इम्पोर्टेंट, और अभी 26 में मैंने एनालाइज़ किया कि एमपीजी के तो जो है सो है ही, और आपको साथ में करंट भी पढ़ना होगा। तो मैं फ़िक्स की हूँ कि मैं वीक में एक दिन जो है वो वीकली करंट अफेयर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है किसी सर के, मैं टेलीग्राम में लाइव आए थे सर, तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप डेली का करंट अफेयर मत देखिए, डेली का करंट अफेयर देखने से अच्छा है कि आप वीकली करंट अफेयर देखिए। उससे क्या होगा कि डेली के करंट अफेयर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन वीकली करंट अफेयर जो होंगे वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगे। और मुझे भी ऐसा लगा कि वीकली करंट अफेयर जो होंगे ना वो एक्चुअली इफ़ेक्टेड रहेंगे, और वो वैसा नहीं लगेगा ना बर्डन टाइप का। कोई एक दिन आप फिक्स कर दो, जैसा मैं सोच के रखी हूँ, अभी मैंने दिन फिक्स नहीं किया है, तो एक दिन फिक्स कर दो और वीकली वाइज अभी से ही करंट अफेयर पढ़ते जाओ। उससे क्या होगा ना, अब जैसे एमपीपीएससी ने इस साल तो बहुत पुराना डेटा पूछा, लेकिन इतना पुराना डेटा तो नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि लेकिन हाँ मतलब जो ये है करंट अफेयर उसको छोड़ना भी नहीं है, वो अभी से पढ़ें। जैसे मेरा 27 का अटैम्प्ट है, तो जब भी आप किसी टॉपर से या किसी से पूछें तो वो बोलेंगे 1 साल का आप करंट अफेयर पढ़ के जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको 2 साल का पढ़ना चाहिए, और 1 साल का तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे एमपीपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं, जैसे चक्रवात हो गए या फिर सैन्य अभ्यास हो गए, ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जो उसके फेवरेट हैं। तो उनके लास्ट 2 या हो सके तो 3 साल का, 2 साल का तो मिनिमम आपको 2 साल का सारा जो आए हैं वो आपको एकदम अच्छे, जैसे 2 साल में जो नियुक्ति हुई हैं या 2 साल में जो किन्हीं को अवार्ड मिला है वो एमपी से रिलेटेड हैं, किस ज़िले से रिलेटेड हैं, किस चीज़ में उन्हें मिला है। तो ये सब क्या है ना, ज़्यादा मतलब देखिए, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो उसमें क्या है ना, वन डे एग्ज़ाम की तरह वो सारा कुछ कवर करवाते हैं। और अगर आप ऐसे स्पेसिफिक देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ हैं जो कि हो सकता है थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर में हो सकता है कि 10-10 क्वेश्चन 10 डेली करंट अफेयर होंगे, तो अगर वीकली हम देखेंगे तो वो 50 आ जाएंगे। तो जो कि ऐसे मुझे ऐसा लगता है, तो मैं तो ऐसा ही प्लान करने वाली हूँ कि मैं वीकली ही करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करूँगी, इससे मुझे बर्डन भी नहीं लगेगा। और मैं ना इसी चैनल के नाम से ना टेलीग्राम में मेरा ग्रुप है, तो वहाँ पे जो मैं न्यूज़पेपर की कटिंग डालती हूँ उसको मैं नोट डाउन नहीं करती, बस एक बार पढ़ लेती हूँ, और बाकी वो मेरे पास मतलब सारे स्क्रीनशॉट हैं, और वो ग्रुप में भी डले हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे ऐड हो करके उसे पढ़ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी चैनल को जिनको आप मतलब जिनके टीचर का या जिनको आपको लगता है कि ये एमपीपीएससी से रिलेटेड ऑथेंटिक कहना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि एग्ज़ाम की तरह ही बिल्कुल वो करंट अफेयर को पढ़ाते हैं, तो उनका एक चैनल उठाइए और उनके ही करंट अफेयर को आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिर लास्ट में जब स्पीडी आए, एग्ज़ाम पीडी आए, परीक्षा धाम आए, कोई सा भी अगर आता है जीके का बुक, तो फिर क्या होगा ना, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नया नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ होंगी जो पढ़ने होंगे। तो इससे क्या होगा ना कि एमपीजीके के लिए बहुत एमपीजीके नहीं सॉरी करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा, जो कि हमें लास्ट टाइम लगता है। और एक्चुअल में साल 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना, फिर 10 यूनिट प्रीलिम्स का पढ़ना, सारा मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये ना मतलब पूरे साल भी आप
करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि कम ही है, क्योंकि वो कहने को 10 यूनिट है लेकिन वो बहुत वास्ट है और मेंस तो उससे भी ज़्यादा है। तो यही कहूँगी कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए। जैसे मैं बताई ना आपको कि वीक में 2 दिन है जो मैं MPG के पढ़ूँगी और वीक में 1 दिन होगा। अब ये MPG के ऐसा नहीं मैं पूरे दिन MPG के पढ़ने वाली हूँ, नहीं। मैं अपना 50% जो होगा वो मैं MPG के पढ़ूँगी और 50% जो होंगे वो अपने नोट्स बनाऊँगी और जो अलग चीज़ में मतलब बाकी जो डेली रूटीन में है वो मैं पढ़ूँगी। तो वैसे ही वीक में किसी एक दिन होगा जब मैं वीकली करंट अफेयर के नोट्स भी बनाऊंगी और पढ़ूंगी भी। तो मेरा ये टारगेट है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप भी ये कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मंथली हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए तो आप मंथली भी पढ़ सकते हैं। ये आपका ये होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, करंट अफेयर अभी से पढ़ेंगे तो बर्डन भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि आप मतलब डेली बेसिस पे बहुत लोग करंट अफेयर प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ना, तो डेली के करंट अफेयर को मैं नोट डाउन तो नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार मेरे दिमाग में आ जाता है, अच्छा यहाँ पे ये हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये हुआ है। तो क्या होता है ना कि जब आप मंथली करंट अफेयर या ईयरली करंट अफेयर उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था या ये हमारा सुना हुआ है, या फिर हाँ इस स्टेट में ऐसा हुआ था। तो क्या होता है ना कि आपको बहुत उसको याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं और दोबारा आपके सामने वो चीज़ आया है तो फिर आपको नहीं इतना ही होता है। लेकिन आप पहली बार जो करंट डेटा पढ़ेंगे जो कि मंथली या ईयरली मैगज़ीन में, तो वो फिर आपको ऐसे जैसे आप सारे यूनिट के क्वेश्चन या मॉक टेस्ट देते हैं उस तरह का आपको करंट अफेयर के लिए अलग से पढ़ना होगा। तो मैं तो यही आप लोगों को सजेशन दूंगी कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते जाइए, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा ना, बर्डन नहीं पड़ेगा। बाकी फिर अभी मेंस के सब्जेक्ट को, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अरुण सर से के चैनल में मतलब वहाँ पे मेरा मेंटोरशिप मैंने लिया है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ये पढ़ रही हूँ। तो वहाँ पे सोशियोलॉजी जो है यूनिट 1 वो कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री का यूनिट 2 और यूनिट 5 ये कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा यूनिट 2 तो कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का, और यूनिट 5 जो है वो अभी नोट्स बना रही हूँ मैं। और यूनिट 1 जो समाज शास्त्र का है उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं मेरे, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मेंस का तो आप पूरा ही पढ़िए, लेकिन MPG के और करंट अफेयर साथ में लेके चलिए, क्योंकि पूरे हफ्ते में अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते रहें तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि 1 से 2 दिन आप MPG के लिए और 1 दिन से या 2 दिन भी आप रख सकते हैं करंट अफेयर के लिए दीजिए। तो इससे देंगे तो क्या है ना कि थोड़ा आप चेंज भी होंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ चेंज हो रहा है। नहीं तो फिर सेम वैसे ही होगा। जैसे क्या होता है ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको बोर जैसा फील नहीं होगा। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी है कि बाकी के जो 5 दिन होते हैं वो मैं क्या करती, जो मैं नोट्स बनाती हूँ उसको अगले दिन रिवाइज़ करती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम अपने नोट्स ओपन करके तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ आपने पढ़ते हुए देखे होंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूँगी। ऐसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और क्या है ना, पहले मैं भी नोट्स बनाने के लिए ऐसे सोचती थी ना कि कैसे नोट्स बनाऊँ, किस तरह से फॉर्मेट में करूँ, क्या करूँ। अब मैंने अरुण सर से एक चीज़ सीखी कि बस बनाते जाओ, क्योंकि नोट्स मुझे दूसरे को नहीं देना है, दूसरे को नहीं दिखाना है, दूसरे को सिलेक्शन नहीं करवाना है। वो मेरे नोट्स हैं, मुझे पढ़ने में आने चाहिए, मुझे समझ में आने चाहिए। ऐसा हर कोई कहता है, लेकिन जब आप नोट्स बनाने बैठो ना तो ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि क्या लिखें, ये पॉइंट लिखे या नहीं लिखे। तो इसमें तो नोट्स बनाने में अरुण सर बहुत हेल्प किए हैं और बहुत मतलब हमें एडवाइस भी दे रहे हैं हमें कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मैं नोट्स बना रही हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि मेंस के ना आप जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और बनाइए, क्योंकि उसी से हमको रिवीजन भी होगा और उसी से हम आंसर राइटिंग करना भी सीखेंगे। आपको लिखने की भी आदत लगेगी, आंसर फ्रेमिंग करने की भी आदत लगेगी। क्योंकि मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं नोट्स बना रही हूँ। थोड़ा सा बोरियत लगता है क्योंकि हम लिख लिख के जब थक जाते हैं, और सही बताऊँ जो चीज़ बोर होता है एक्चुअली वो फ्यूचर में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे सबसे बोर लगता है नोट्स बनाना, सबसे बोर लगता है रिवीज़न करना, बार बार सेम चीज़ को पढ़ना, ये बहुत बोरियत लगता है। लेकिन यही जो है वही हमें सिलेक्शन दिला सकता है। और अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो ये 2 फॉर्मूला ही है
कि रिवीजन करो और नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और नोट्स बनाओ। तीसरा है कि मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ये तो है ही। और मेरा टेलीग्राम जो है वो इसी चैनल के नाम से, वहाँ पे आप ऐड होकर के आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं MPPSC एग्ज़ाम्स रिलेटेड या बुक्स रिलेटेड या नोट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यही बताना चाहूँगी कि 26 में मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो कुछ लोगों का कमेंट था तो मैंने नहीं दिया है, तो मेरा प्रीलिम्स कैसे होगा, मैंने जब अटेम्प्ट ही नहीं दिया है। मैं नेक्स्ट ईयर देने वाली हूँ। और आप सभी से मैं यही कहूँगी, इस साल आपका चाहे जो भी रिज़ल्ट रहा हो, आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से दीजिए। थैंक यू।